Hello student, welcome to the lecture 20th of your subject operating system. I am Professor Dipali Jain. So today we will start your lecture 9 of unit 2 as your unit 2 is already running. So let's see the outline of your today's lecture operating system. As your topic 6 scheduling algorithms is already running, which are basically 5 types, and 2 types out of 5 types are already completed as FCFS and SJF, right? तो 2 आपके already complete हो चुके हैं. तो आज आप जो सीखने जा रहे हो वो है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, और प्रिमिटिव SJF, राइट? तो आपको जब क्वेश्चन GTU में आस्क हो तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है. इसमें भी सेम मैं आपको जैसे प्रीवियस 2 के अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखाया था एज वेल एज आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आज भी ये जो टॉपिक है इसमें सेम प्रोसीजर रहेगा. तो लेट्स सी SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग और प्रिमिटिव SJF. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल होते हैं इसके अंदर, तो आपको इस वाले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है. और इसमें सॉल्व करने का जैसे प्रीवियस में था क्राइटेरिया, तो इसमें भी है बर्स्ट टाइम और मोड होता है प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस और उसका टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कैन लीव, बीच में ही छोड़ सकते हैं, राइट? तो प्रिम्प्ट कर सकते हैं इफ़ एनी प्रोसेस इज रनिंग, कोई प्रोसेस आपका रन हो रहा है, देन वी स्टॉप और पॉज. तो आप उसको पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो मिडिल ऑफ द एग्जीक्यूशन में दैट प्रोसेस एंड चेक अनादर अवेलेबल प्रोसेस. तो उसको पॉज करके हम क्या करते हैं, अनादर उसकी जगह पे जो अवेलेबल प्रोसेस होता है उसको शेड्यूल कर देते हैं, राइट? तो प्रिम्प्ट मीन्स कैन लीव in the middle of the execution, or non-primitive cannot leave. ओके, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा. यहाँ पर प्रोसेस आपको गिवन है P1, P2, P3, P4, P5, P6, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है अराइवल टाइम AT. द फुल फॉर्म ऑफ AT इज अराइवल टाइम, BT इज योर बर्स्ट टाइम, राइट? तो अराइवल टाइम सबके गिवन होंगे, आपको बर्स्ट टाइम सबके गिवन होंगे. वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड ऑल्सो ड्रॉ द गैंट चार्ट, राइट? तो आपको गैंट चार्ट बनाना है सबसे पहले, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बनाते रहे हैं. तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन की टेबल गिवन है आपको एज इट इज़ फिर से वापस से उस टेबल को बना देना है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन आपको दिख रही जो मैंने की है वो कैलकुलेशंस यहाँ पर शो करने के लिए ये टेबल क्या होगी, यूटिलाइज होगी. तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन की टेबल बना करके लीव करोगे, फिर बनाओगे गैंट चार्ट. तो गैंट चार्ट स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि बिना गैंट चार्ट के आप वो एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले हम बनाएंगे गैंट चार्ट, जो कि ऑलवेज स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है, ओके? और अराइवल टाइम 0 पे हमेशा आपको कौन सा यहाँ पे प्रोसेस मिल रहा है, P1 मिल रहा है, राइट? तो P1 है, यानी कि सबसे पहले आपको शेड्यूल करना है प्रोसेस किसको, P1 को. अब गैंट चार्ट के ऊपर लिख देंगे हम क्या, P1. तो P1 यहाँ पर लिख दिया आपने. हमको P1 का बर्स्ट टाइम क्या दिया है, 7 दिया है, राइट? तो 7 दिया है, तो हमको उसको कितने यूनिट से, ऑलवेज आपको 1 यूनिट से इसको शेड्यूल करना है. SRTF में क्या होता है कि आपको 1 यूनिट से क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन में यूनिट गिवन है कि आपको कितनी यूनिट से शेड्यूल करना है तो आप उसको यूज़ करोगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट से क्या करोगे, शेड्यूल करोगे, ओके? क्योंकि P1 प्रोसेस हर प्रोसेस बीच में ही लीव करके यानी कि पॉज करके स्टॉप करके जाएगा, राइट? तो 1 यूनिट से आप शेड्यूल करोगे उसको. तो यहाँ पर 7 है उसका बर्स्ट टाइम, यहाँ पर P1 के एंड में क्या आ जाएगा, 1. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्स्ट टाइम उसका 1 यूनिट कम हो जाएगा. तो 7 - 1 यहाँ पर कितना हो गया, इक्वल टू में 6. तो अभी आपका इतना ही सेक्शन लिखा हुआ है, 7 - 1 इक्वल टू 6, ओके? तो आपका ये बॉक्स कैसा हो जाएगा, पूरा P1 का गैंट चार्ट में इसका इनिशियल हो गया 0 और इसका यहाँ पर क्या हो गया, 1, ओके? अब हम देखेंगे कि अराइवल टाइम 1 के ऊपर कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, राइट? तो 1 के ऊपर कौन सी अवेलेबल है, तो अराइवल टाइम यहाँ पे क्या है, 1 है, उस पर कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है आपकी, P2.
ओके, P2 है तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल प्रोसेस हैं वो है P2। ओके, तो उसको भी गैंट चार्ट के ऊपर हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे P1 के पास में P2। फिर देखना है कि बर्स्ट टाइम, राइट, तो यहाँ पर P2 जो है उसका बर्स्ट टाइम जो है आपका वो है, उसको 1 यूनिट से हमको करना है, P2 का है 5, राइट, 5 है तो 5 इसका है और P1 का कितना है 6। अभी तक आपके पास 2 ही प्रोसेस अवेलेबल हो, एक P1 हो गया और एक कौन सा हो गया P2। P1 का हो चुका है लेकिन उसका अभी भी बर्स्ट टाइम हमारे पास में 6 रखा हुआ है, राइट, तो 6 है आपका किसका, P1 का, और P2 का कितना है आपका 5 है। तो 6 और 5 में से लोएस्ट कौन सा हुआ, 5 हुआ। तो अब हम किसको शेड्यूल करेंगे, P2 को शेड्यूल करेंगे। ओके, तो अवेलेबल प्रोसेस का आपको इस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपको क्यू बना के दिया है, ये क्यू आपको इसके साथ ही बना देनी है, तो उससे आपका यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है वो डन होता है। तो पहले P1 आया, राइट, अब उसके बाद आपके पास 2 अवेलेबल हुआ, एक P1 हुआ और एक P2 हुआ। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 6, वो ऊपर लिखोगे, P2 का कितना है 5, दोनों में से कम किसका आ रहा है आपका बर्स्ट टाइम 5, किसका है P2 का। तो हम P2 को किस में पुट करेंगे, गैंट चार्ट में, और P2 का बर्स्ट टाइम जो यहाँ पे 1 यूनिट से कर रहे हैं तो 5 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, रिमेनिंग अभी ये सब जो लिखा हुआ है वो बाद में आपका ऐड होकर के इसके आंसर में आएगा, राइट। तो अभी तक आपने 5 - 1 इक्वल टू 4 ही मेंशन किया है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दोगे P2 और 1 यूनिट से किया है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो P2 का इनिशियल हो गया 1 और उसका लास्ट टाइम हो गया 2। अब आपका कौन सा प्रोसेस आएगा नेक्स्ट, शेड्यूल करना है अपन को। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट अराइवल टाइम 2 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है अवेलेबल। तो P2 अराइवल टाइम आपका क्या है P2, तो उसके ऊपर 3 प्रोसेस अवेलेबल है अभी हमारे पास में, क्योंकि P1, P2, P3 तीनों के बर्स्ट टाइम अभी रिमेनिंग है। तो आप लिखोगे अवेलेबल प्रोसेस P1, P2, P3, तीनों के ऊपर क्या मेंशन करोगे बर्स्ट टाइम। तो P1 का कितना है 6 अभी भी रिमेनिंग है, P2 का 5 में से एक कम हो गया था तो 4 बचा था, और P3 का खुद का कितना गिवन है, P3 का गिवन है आपका 3। तो 6, 4, 3 इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, P3 का 3 है, राइट। तो अपन P3 को प्रोसेस करेंगे और उसकी 1 यूनिट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा P3। ओके, अब नेक्स्ट आपका अराइवल टाइम 3 पे कौन सा प्रोसेस है P4। P4 है अवेलेबल, तो वो तो है P4, तो उसको भी अवेलेबल की लिस्ट में अपन पीछे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखो नेक्स्ट में क्या हो गया P1, P2, P3, P4। ओके, अब सबके बर्स्ट टाइम मेंशन करोगे। P1 का अभी भी 6 है, P2 का 4 चल रहा है, P3 का 2 हो चुका है और P4 का 1 है। तो सबसे मिनिमम किसका है 6, 4, 3, 2, 1 में से 1 है P4 का। तो गैंट चार्ट में क्या आएगा P4 आ जाएगा, +1 करोगे तो उसके आगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बर्स्ट टाइम के अंदर आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ओके, तो P4 को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और 3 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कॉलम में आप पीछे यहाँ पर P4 ऐड कर दोगे। मीन्स हमारी P4 प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आप देखो P4 का 1 ही बर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब P4 का पूरा एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। बट अभी P1, P2, P3 के बर्स्ट टाइम अभी भी रिमेनिंग हैं। ओके, तो अवेलेबल की जो लिस्ट है उसमें से अब अपन P4 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो आप क्या करोगे, फिर से इसको लिखोगे P1, P2, P3 को, और P4 को फिर से लिख करके क्या दिखाओगे, कट करके दिखाओगे। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट, देखेंगे कि नेक्स्ट अराइवल टाइम 4 पे। तो अराइवल टाइम 4 पे कौन सी प्रोसेस है अवेलेबल है, वो है आपकी P5 अवेलेबल है। ठीक है, तो बर्स्ट टाइम देखेंगे सबका। तो यहाँ पर आप लिखोगे P1, P2, P3 और P5, तो सबके बर्स्ट टाइम आप मेंशन करोगे। P1 का 5 अभी भी चल रहा है, 6 चल रहा है, P2 का 4 चल रहा है, P3 का आपका 2 चल रहा है, और P5 जो भी आया है उसका बर्स्ट टाइम आप यहाँ पर लिखोगे, वो है आपका 2। अब इसमें से सबसे मिनिमम किसका है 6, 4, 2 और यहाँ पे आपका आता है फिर से 2।
तो 2 का सेम आ रहा है। देखो P3 का भी बस टाइम 2 बचा है और P5 का भी क्या है 2 है, दोनों का सेम है। तो हम फिर ये देखेंगे कि टेबल में क्वेश्चन में कि लोएस्ट अराइवल टाइम जो है वो किसका है। तो देखो लोएस्ट अराइवल टाइम किसका है, यहाँ पर P3 का 2 है और P3 का 2 है और P5 का क्या है 4 है। तो इसमें से लोएस्ट किसका हो गया आपका अराइवल टाइम। सबके अराइवल टाइम आप एक बार अच्छे से चेक करोगे, जैसे P5 का जो है वो 2 है, P3 का 2 है, P2 का 4 है और P1 का 6 है। तो P3 और P5 आपके 2 आ रहे हैं, तो दोनों का सेम है। तो हम फिर चेक करेंगे टेबल में क्वेश्चन में से लोएस्ट अराइवल टाइम किसका है। तो P3 का 2 है और P5 का 4 है। ओके, तो P3 का क्या हो गया लेस हो गया। तो अब क्या शेड्यूल होगा आपका, फिर से P3 ही शेड्यूल होगा। तो देखो P3 के बाद गैंट चार्ट में क्या आ जाएगा आपका P3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर P3 लिखोगे तो अब तक आपका P1 P2 P3 P4 फिर P3 अगेन आपका आ चुका है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 और 5, तो बस आप जो बस टाइम है उसको ऐड करते रहोगे। तो हाँ, हमारा यहाँ तक का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है 5 तक का। ओके, तो ये जो बस टाइम है वो हम यहाँ पर शो करते हैं ऐड करके। अब नेक्स्ट जो है आप इसके अंदर चेक करोगे कि इससे भी हमारी जो 1 यूनिट है वो शेड्यूल, अब 1 यूनिट से आपने यहाँ पर शेड्यूल किया है तो उसको क्या करोगे लेस करोगे। तो P3 में 2 था तो 2 - 1 होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो अभी तक आपका 1 तक ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अपन चेक करेंगे फिर से अराइवल टाइम 5 पे कौन सा आपका प्रोसेस अवेलेबल है। तो वो है आपका P6। ओके, P6 है अवेलेबल और अब तक की जो अवेलेबल की लिस्ट है प्रोसेस की उसमें हम P6 को अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या ऐड हो चुका है P6, P1 P2 P3 P5 और P6 राइट। सबके बचे हुए रिमेनिंग जो आप बस टाइम है वो सब ऊपर लिख दोगे। सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे P3 और P6 जो है वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं 1 1 वाले हैं। अब तो उसमें से आप टेबल में जाकर के चेक करोगे कि लोएस्ट अराइवल टाइम इन दोनों में से किसका है। तो लोएस्ट अराइवल टाइम चेक करोगे तो P3 का 2 है और P6 का 5, तो ऑब्वियसली आपका कौन शेड्यूल होगा, अब की बार भी P3 होगा। तो 1 यूनिट आप लेस करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1 - 1 = 0, यानी कि अब P3 प्रोसेस जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसको ऐड करोगे गैंट चार्ट में 5 + 1 करके, यहाँ पे क्या लिखोगे 6, और अवेलेबल की लिस्ट में से अब किसको कट कर दोगे आप फिर से मेंशन करके, यहाँ पे देखो फिर से मेंशन किया, उसमें से P3 को क्या किया है कट कर दिया है। अब P3 हमारे अवेलेबल की लिस्ट में नहीं है, वो प्रोसेस का टास्क क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अब कौन से प्रोसेस बचे हैं P1 P2 P5 और P6 राइट। तो अब सबके बस टाइम देखोगे तो उसमें से सबसे कम किसका है, देखो इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका कितना है 1 है। तो सबसे कम P6 का है, तो गैंट चार्ट में क्या आ जाएगा आपका P6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे +1 करके 7 और 6 में 1 - 1 = 0। तो क्योंकि P6 आपका अब 0 हो चुका है तो वो भी अवेलेबल की लिस्ट में से क्या हो जाएगा कट, तो ये कट हो गया। फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो लिखोगे P1 P2 और अभी क्या बचा हुआ है P5। तो सबके बस टाइम देखो तो इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो सबसे पहले कौन शेड्यूल हो जाएगा अभी P5, तो P5 को गैंट चार्ट में ऐड करोगे, यहाँ पे आया P5, 7 + 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। बची हुई यूनिट से अब इसकी लेस होती जाएगी। अब हम 1 1 यूनिट से नहीं करेंगे, रिमेनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो 2 - 2 = 0। अब P5 का भी टास्क कंप्लीट हो चुका है तो उसको अवेलेबल की लिस्ट में से क्या कर दोगे कट कर दोगे। ओके, अब 2 प्रोसेस से बचे हैं P1 और P2। इसका बस टाइम 6 है और इसका 4 है। मिनिमम कौन सा हुआ P2 का, तो गैंट चार्ट में आपका P2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर जाके चेक करोगे P2 कितना है 4 बचा है, तो 9 + 4 करोगे तो कितना आएगा इसका 13 और यहाँ पर 4 - 4 = 0, यानी P2 की भी कंप्लीशन हो चुकी है। तो अवेलेबल की लिस्ट में से आप P2 को भी क्या कर दोगे कट। अब क्या बचा आपका P1 6, तो 6 क्या होगा आपका एज इट इज 6 - 6 = 0 और 13 + 6 करोगे तो यहाँ क्या आएगा 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P1 प्रोसेस। तो अभी आपको पता चला होगा कि ये प्रोसीजर इज़ नॉट ईजी। यहाँ पर बीच बीच में प्रोसेस लीव करते हैं। शुरू में 1 1 यूनिट से जो होता है उनका स्टार्ट होता है कंप्लीट होना। तो गैंट चार्ट आपका कंप्लीट है, तो अब आपको बनाना है क्या क्या कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम और आपका वेटिंग टाइम। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पहले निकालना होगा क्या टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि ये आएगा आपका टर्न अराउंड टाइम। तो इस वाले के न्यूमेरिकल में क्या होता है, जब आप SRTF के करते हो
तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला चेंज होके हो जाता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो आपको पहले क्या चाहिए होगा, टर्न अराउंड टाइम, इसलिए इसके न्यूमेरिकल में सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि आपका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, गैंट चार्ट की लास्ट उसकी वैल्यू हर प्रोसेस की। तो P1 की लास्ट वैल्यू देखो गैंट चार्ट में कहाँ तक गया, P1 19 पे, राइट। तो 19 जो लास्ट तक वो गया था वो वाला लोगे, 19 माइनस उसका अराइवल टाइम क्या है 0, तो 19 माइनस 0, तो इसका अराइवल टाइम कितना हो गया अब, टर्न अराउंड टाइम 19 माइनस 0 इक्वल टू 19 मिली सेकेंड। P2 प्रोसेस का लास्ट देखोगे गैंट चार्ट में, P2 लास्ट कहाँ तक गया था, P2 यहाँ पर गया था, तो इसका 13 है, अराइवल टाइम 1 है, तो 13 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 13 माइनस 1 इक्वल टू 12 मिली सेकेंड। अब P3 के लिए लिखोगे तो गैंट चार्ट देखोगे फिर से, P3 लास्ट कहाँ तक गया था, यहाँ पर 6 आ रहा है, माइनस उसका अराइवल टाइम 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। अब P4 जो प्रोसेस है आपकी, राइट, P4 जो प्रोसेस है उसके लिए तो P4 लास्ट कहाँ पर गया था, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। नेक्स्ट आता है P5 के लिए यहाँ पर देखोगे लास्ट 9 तक गया था, 9 माइनस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। फिर आता है P6 आपका, तो गैंट चार्ट में चेक करोगे 6 कहाँ तक गया था, 7 यहाँ तक गया था, 7 माइनस उसका अराइवल टाइम, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो 2 मिली सेकेंड। तो अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम किस तरीके से निकाला वो आपको पता चला होगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल टर्न अराउंड टाइम, दैट इज TTAT, the short form, equal to the sum of all these turn around times, तो 19 plus 12 plus 4 plus 1 plus 5 plus 2 equal to 43 millisecond, and now the average turn around time is equal to 43 divided by 6, total number of process, तो वो हो गया 7.1 millisecond। तो यहाँ पर आपके turn around time calculation complete होती है। Now we let's move to the average waiting time, so that we can calculate the average waiting time, right। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसके अंदर वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो टर्न अराउंड टाइम आया है वो और माइनस आपका बर्स्ट टाइम, ओके। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका बर्स्ट टाइम जो होता है वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो लेट्स सी टर्न अराउंड टाइम P1 का क्या है 19, यहाँ पे अभी जो जस्ट निकाला है, माइनस उसका बर्स्ट टाइम देखो टेबल में कितना है 7, तो 19 माइनस 7 करोगे 12 मिली सेकेंड आएगा। फिर P2 का निकालोगे तो जस्ट आपने जो निकाला है टर्न अराउंड टाइम तो 12 माइनस उसका बर्स्ट टाइम जो दिख रहा है आपको 5, तो 12 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 मिली सेकेंड। ऐसे ही P3 का निकालोगे तो टर्न अराउंड टाइम निकाला था 4 मिली सेकेंड, टेबल में देखोगे बर्स्ट टाइम तो 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। फिर P4 का आपको कैलकुलेट करना है, तो P4 के लिए हो जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम जो भी आपने निकाला है वो है 1 मिली सेकेंड, और यहाँ पर P4 का बर्स्ट टाइम है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 मिली सेकेंड। और P5 जो है उसके लिए आपका बर्स्ट टाइम आ जाएगा 2 है, और आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है उसका टर्न अराउंड टाइम 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, राइट। तो ये आपका वेटिंग टाइम आएगा इसका 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब नाउ आपका जो लास्ट 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 मिली सेकेंड, वैसे ही सेम P6 का भी निकलेगा कि जो टर्न अराउंड टाइम आपने कैलकुलेट किया है, राइट, यहाँ पर 2, उसमें से आप लेस करोगे 1, क्या उसका बर्स्ट टाइम 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब टोटल वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, इन सब का आपको क्या करना है सम, 12 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना होगा 24 मिली सेकेंड। और एवरेज आपका टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा 24 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपका 4 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, सबके बर्स्ट टाइम मेंशन करो, ये अवेलेबल का जो क्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि P1 पर गए, फिर आपको 1 के ऊपर 2 अवेलेबल है, P1 और P2 अराइवल टाइम पे, तो सबके बर्स्ट टाइम आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। शुरू में आपको 1 यूनिट से करना है, लास्ट में जो रिमेनिंग है सबके कैंसिल होने के बाद में उसका टोटल में से ही लेस हो जाएगा। सो लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ SRTN एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने आपको बोला है हर एल्गोरिथम का आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शो करनी है। तो इसका लेस वेटिंग टाइम होता है, क्वाइट गुड रेस्पॉन्स होता है फॉर द शॉर्ट प्रोसेसेस। डिसएडवांटेजेस अगेन इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट रिमेनिंग टाइम, कि कितना बचा हुआ टाइम है वो कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट। तो अभी आपने न्यूमेरिकल में देखा भी होगा कि कैलकुलेशन करना इज एस्टिमेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। नेसेसरी टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, क्योंकि सब चीज़ आपको पूरी माइंड में रख करके ध्यान में रखनी है। स्टारवेशन इज पॉसिबल फॉर लॉन्ग प्रोसेस में वेट फॉर एवर। और कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड इज देयर, क्योंकि P1 वापस आएगा, P2 वापस आ रहा है, क्योंकि अभी भी उनके बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है। तो यहाँ पर स्विचिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें ओवरहेडिंग की इशू जनरेट होती है। ओके तो यहाँ पर आपका जो आज का टॉपिक है फोर्थ मतलब SRTF जो है वो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है आज के टॉपिक के अंदर। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग और प्रिमिटिव SJF मीन्स बीच में ही उसको लीव कर सकता है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।